क्या आपको याद है आखिरी बार आपने किसी को 10 रुपए का नोट कब दिया था? शायद हफ्तों पहले, क्योंकि आज दूध वाले से लेकर मॉल के बड़े शोरूम तक सब कुछ बस एक स्कैन पर टिका है। लेकिन जरा रुकिए, क्या कभी सोचा है कि अगर अचानक इंटरनेट बंद हो जाए या आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो आपकी जेब में पड़ा वो मोबाइल किस काम का? क्या हम वाकई तरक्की कर रहे हैं या हम एक ऐसे जाल में फंस रहे हैं जहां हमारी पाई पाई पर किसी और की नजर है? आज हम सिर्फ डिजिटल इंडिया की बात नहीं करेंगे। आज हम इस कड़वे सच को जानेंगे कि ये कैशलेस इकोनॉमी हमारा शानदार भविष्य है या फिर सिर्फ एक खूबसूरत भ्रम। वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि 10 मिनट बाद आपकी जेब और मोबाइल को देखने का नजरिया बदल जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर और शहर के कोने में लगी एक फलों की रेहड़ी। रामू काका जो पिछले 30 सालों से वहां फल बेच रहे हैं, उनके पास कभी एक पुराना काले रंग का थैला हुआ करता था जो हमेशा सिक्कों के वजन से भारी रहता था। लेकिन आज उस थैले की जगह एक छोटे से लोहे के स्टैंड पर लगे QR कोड ने ले ली है। ये बदलाव सिर्फ रामू काका का नहीं है, ये उस मानसिकता का है जहां हम कल तक छुट्टे पैसे के लिए दुकानदार से बहस करते थे और आज जेब में हाथ डाले बिना बस फोन निकालते हैं और बीप की आवाज के साथ पेमेंट हो जाता है। हमें पता भी नहीं चला और हम दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल नेटवर्क का हिस्सा बन गए। कहानी मुड़ती है 8 नवंबर 2016 की उस ऐतिहासिक रात की तरफ। वो एक ऐसा पल था जिसने भारत की नब्ज बदल दी। लंबी कतारें, ATM के बाहर का शोर और नोटों का वो डर। उस रात ने भारत को एक मजबूरी दी, लेकिन उसी मजबूरी ने कैश से नंबर की तरफ एक ऐसा रास्ता खोला जो आज एक क्रांति बन चुका है। आंकड़ों की भाषा में बात करें तो आज भारत दुनिया का 40% से ज्यादा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन अकेले करता है। हर महीने अरबों के UPI ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। आज अमेरिका और यूरोप जैसे देश भारत के इस मॉडल को हैरानी से देख रहे हैं। जो काम विकसित देश दशकों में नहीं कर पाए, वो भारत ने एक दशक से भी कम समय में कर दिखाया। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या ये सिर्फ हमारी सुविधा है या फिर हम इस सिस्टम के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें कैश रखना एक बोझ लगने लगा है। आज अगर आप अपने घर से बिना बटुए के निकले तो शायद आपको डर न लगे, लेकिन बिना फोन के निकलना ये नामुमकिन सा हो गया है। लेकिन क्या ये चमकता हुआ डिजिटल इंडिया वाकई उतना ही सुरक्षित है जितना दिखता है, या फिर इस सुविधा के पीछे एक ऐसा अंधेरा है जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं? चलिए अब इसके दूसरे पहलू को समझते हैं। जब हम कैश में लेन देन करते हैं तो वो पैसा कहां से आया और कहां गया, इसका हिसाब सिर्फ 2 लोगों को पता होता है। लेकिन डिजिटल इकोनॉमी में कहानी बदल जाती है। यहाँ हर एक रुपया अपने पीछे एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ता है। सरकार की नजरों में अब पैसा गुमनाम नहीं रहा। जब सिस्टम को पता होता है कि पैसा किसका है तो भ्रष्टाचार और काले धन की जड़ों पर सीधा वार होता है। सोचिए, अगर देश का हर नागरिक ईमानदारी से टैक्स देने लगे तो सरकार के पास अस्पतालों, सड़कों और स्कूलों के लिए कितना पैसा होगा? कैशलेस सिस्टम ने टैक्स चोरी को मुश्किल बना दिया है। आज छोटे से छोटा व्यापारी भी जब डिजिटल पेमेंट लेता है तो वो इकोनॉमी की मुख्य धारा यानी मेन स्ट्रीम से जुड़ जाता है। यही वो वजह है कि भारत का टैक्स कलेक्शन हर साल नए रिकॉर्ड तोड़ रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो 500 का नोट आपकी जेब में है, उसे बनाने में सरकार का कितना पैसा खर्च होता है? सिर्फ छपाई ही नहीं, उन नोटों को सुरक्षित तिजोरियों तक पहुंचाना, पुराने नोटों को नष्ट करना और जाली नोटों यानी फेक करेंसी से लड़ना, इस पूरे प्रोसेस में सरकार के हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन इस भारी भरकम खर्च को लगभग जीरो कर देता है। अर्थशास्त्र का एक सरल नियम है, पैसा जितनी तेजी से घूमेगा, देश उतनी ही तेजी से तरक्की करेगा। कैश के जमाने में पैसा लोगों के घरों में अलमारियों के अंदर बंद रहता था, लेकिन डिजिटल युग में पैसा बैंक में रहता है और हर पल सर्कुलेट होता रहता है। इससे बैंकों के पास लोन देने की क्षमता बढ़ती है, नए बिजनेस शुरू होते हैं और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। आज आपको लोन लेने के लिए हफ्तों तक बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आपके डिजिटल ट्रांजैक्शन का डेटा ही आपकी साख यानी क्रेडिट स्कोर बन जाता है। यही कारण है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा फिनटेक हब बन चुका है। लेकिन क्या ये सुविधा बिना किसी कीमत के मिल रही है? क्या हम अपनी आजादी को एक डिजिटल कोड के बदले बेच रहे हैं? जब आप अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर किसी को देते हैं तो दुनिया में किसी तीसरे इंसान को पता नहीं चलता कि आपने वो पैसा कहां खर्च किया। लेकिन डिजिटल दुनिया में ऐसा कोई पर्दा नहीं है। आप सुबह क्या खाते हैं, कौन सी दवा खरीदते हैं और कहां घूमने जाते हैं, आपका बैंक और सरकार आपके बारे में आपसे ज्यादा जानते हैं। क्या ये सुविधा है या फिर आपकी प्राइवेसी पर एक सीधा हमला?
चीन जैसे देशों में इसी डेटा का इस्तेमाल सोशल क्रेडिट सिस्टम बनाने के लिए किया जा रहा है। अगर आप सरकार की नज़र में गलत हैं, तो आपका डिजिटल वॉलेट फ्रीज किया जा सकता है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां आपका अपना ही पैसा आपकी पहुंच से बाहर हो जाए, सिर्फ इसलिए क्योंकि सिस्टम ने आपको रेड फ्लैग कर दिया है। क्या हम अनजाने में एक डिजिटल जेल की तरफ बढ़ रहे हैं? अब कल्पना कीजिए एक शाम की, आप एक अनजान शहर में हैं, आपने खाना खाया है और पेमेंट करने के लिए फोन निकाला, लेकिन फोन की बैटरी खत्म हो चुकी है, या फिर उस इलाके में इंटरनेट का सिग्नल ही गायब है। अचानक डिजिटल इंडिया का वो चमकता हुआ सपना एक दुस्वप्न बन जाता है। क्या हमारी पूरी इकोनॉमी को सिर्फ एक बिजली के प्लग या इंटरनेट टावर के भरोसे छोड़ देना समझदारी है? जैसे जैसे पैसा डिजिटल हुआ, वैसे वैसे चोर भी हाईटेक हो गए। आज बैंक लूटने के लिए बंदूक की नहीं, बल्कि एक फिशिंग लिंक या एक ओटीपी की जरूरत होती है। हर दिन हजारों लोग अपनी जीवन भर की कमाई सिर्फ एक गलत क्लिक की वजह से गवा देते हैं। विडंबना देखिए, सिस्टम जितना एडवांस हो रहा है, स्कैमर्स उससे 2 कदम आगे निकल रहे हैं। क्या हमारा बैंकिंग सिस्टम इन मासूमों को सुरक्षा देने के लिए तैयार है? लेकिन इस सबसे परे एक और कड़वा सच है। भारत के उन करोड़ों लोगों का क्या, जिनके पास ना तो महंगा स्मार्टफोन है और ना ही इतनी शिक्षा कि वे डिजिटल एप्स को समझ सके। जब एक इकोनॉमी पूरी तरह से कैशलेस हो जाती है, तो समाज का सबसे गरीब तबका खुद को अलग थलग महसूस करने लगता है। क्या हम विकास की दौड़ में अपने ही देश के एक बड़े हिस्से को पीछे छोड़ रहे हैं? तो क्या इसका मतलब यह है कि हमें वापस पुराने जमाने में लौट जाना चाहिए, या फिर कोई ऐसा रास्ता है जो सुरक्षा और सुविधा के बीच संतुलन बना सके? चलिए अब आखिरी भाग में देखते हैं कि दुनिया के दूसरे देश इस समस्या से कैसे निपट रहे हैं। चलिए भारत से थोड़ा दूर चलते हैं। स्वीडन, दुनिया का वो देश जो कैशलेस होने के सबसे करीब है। वहां दुकानों के बाहर बोर्ड लगे होते हैं, हम कैश स्वीकार नहीं करते। सुनने में ये बहुत आधुनिक लगता है, लेकिन वहां के बुजुर्गों और ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के लिए ये एक मुसीबत बन गया है। स्वीडन की सरकार को अब कानून बनाना पड़ा है कि बैंकों को कैश सेवा जारी रखनी होगी, यानी पूरी तरह कैशलेस होना शायद उतना भी सुखद नहीं है जितना कागजों पर दिखता है। दूसरी तरफ है चीन। वहां अलीपे और वीचैट जैसे सुपर ऐप्स ने इकोनॉमी पर कब्जा कर लिया है। वहां भिखारी भी क्यूआर कोड लेकर बैठते हैं, लेकिन इसकी एक भारी कीमत है। वहां की सरकार आपके हर ट्रांजैक्शन को आपके सोशल क्रेडिट स्कोर से जोड़ देती है। अगर आप अच्छे नागरिक नहीं हैं, तो आपका पेमेंट ऐप ब्लॉक किया जा सकता है, यानी आपकी आर्थिक आजादी आपके व्यवहार की गुलाम बन जाती है। भारत इन दोनों के बीच का एक अलग रास्ता चुन रहा है। हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन यूपीआई सिस्टम तो है, लेकिन हमने कैश को खत्म नहीं किया है। भारत का मॉडल हाइब्रिड है, जहां डिजिटल तरक्की तो कर रहा है, लेकिन इमरजेंसी के लिए फिजिकल कैश आज भी राजा है। आरबीआई की ई-रुपी भी इसी दिशा में एक नया कदम है, जो बिना इंटरनेट के भी काम कर सकता है। तो क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां कागजी नोट सिर्फ इतिहास की किताबों में मिलेंगे, या फिर कैश ही वो आखिरी किला है जो हमारी प्राइवेसी को बचा कर रखेगा? चलिए इस पूरी बहस को एक नतीजे पर लाते हैं। कैशलेस इकोनॉमी न तो पूरी तरह एक सपना है और न ही पूरी तरह एक धोखा है। ये एक हथियार है। अगर ये हथियार सही हाथों में है और इसके सुरक्षा इंतजाम पुख्ता है, तो ये करोड़ों लोगों को गरीबी से निकाल सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ सुविधा के पीछे भागेंगे और सुरक्षा को भूल जाएंगे, तो हम एक बड़े डिजिटल संकट को दावत दे रहे हैं। भविष्य कैशलेस नहीं बल्कि लेस कैश होने में है, यानी डिजिटल अपनाएं लेकिन कैश का विकल्प भी खुला रखें। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि भारत को 100% कैशलेस हो जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी एक राय इस बहस को सही दिशा दे सकती है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।